बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें न्यूज़ कट और मैं हूं मोहम्मद आसिफ ताहिर। इमरान खान साहब ने जी 1996 में तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी और 1997 का जो इलेक्शन हुआ, इमरान खान 8 सीटों से खड़े हुए और 8 की 8 सीटों से वो अपनी ज़मानतें जब्त करा बैठे। उसके बाद जी जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट ख़त्म की गई 1999 में और फिर 2000 में जब परवेज़ मुशर्रफ मरहूम ने रेफरेंडम करवाया, सदारती रेफरेंडम, तो उसमें खान साहब उनके चीफ पोलिंग एजेंट बन गए। उनका था कि शायद मैं 2002 के इंतखाबात के लिए इसका वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हूँगा, लेकिन मुशर्रफ साहब ने अपना सारा जो अपनी जो हमदर्दियाँ थी वो काफ लीग की तरफ डाल दी। तो खान साहब इस पर मतलब उन्होंने, उनको अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ, लेकिन मुशर्रफ साहब ने इमरान खान को कौमी असम्बली की एक सीट लाजमी दे दी। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब कौमी असम्बली में भी ज़्यादा देर नहीं रह सके और उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद ये आपको याद होगा परवेज़ इलाही के ऊपर इतना इमरान खान को काफ लीग के ऊपर गुस्सा था कि हाँ साहब उन्हीं दिनों में, उन्हीं वर्षों में परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार देते थे। उसके बाद ये जब 2007 में मियाँ साहब वापस आए, बेनज़ीर भुट्टो साहिब पाकिस्तान वापस आई, उनकी असैसिनेशन हुई और 2008 के इलेक्शन कॉल हुए, तो खान साहब ने पहले तो इलेक्शंस का बॉयकॉट कर दिया। उससे पहले वो जब वो कैंपेन चला रहे थे बॉयकॉट करने से पहले, तो मियाँ साहब को उन्होंने अपना सियासी गुरु तस्लीम कर लिया और कहा कि मियाँ साहब के साथ ही वो उनके जूनियर पॉलिटिशियन के तौर पे काम करेंगे। लेकिन बाद में 2008 के इंतखाबात को जब उन्होंने बॉयकॉट किया तो तब खान साहब मकबूलियत की वो लेवल नहीं था उनका, सियासी हल्के, अवामी हल्के और संजीदा हल्के उनको संजीदगी से नहीं लेते थे। इमरान खान साहब की मकबूलियत पीक पे गई 2011 में, जब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के ऊपर अपना दस्ते शफ़क़त रखा और इमरान खान मकबूलियत की बुलंदियों तक पहुँचते गए। और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ उस वक्त की जहांगीर तरीन साहब का भी अहम किरदार था इमरान खान को मकबूलियत की बुलंदियों तक पहुँचाने में, क्योंकि जो जहांगीर तरीन साहब हैं ये एक बासर सियासतदान है, ये पैसा भी बेदरे खर्च करते हैं और इन्होंने खान साहब के तमाम जलसों को स्पॉन्सर किया। खान साहब का मतलब, इनको कई लोग तो खान साहब की ATM मशीनें भी कहते हैं, जहांगीर तरीन को और अब्दुल अलीम खान को, कि खान साहब के घर का खर्चा भी यही चलाते थे। बहरहाल जी, तो उसके बाद जब 2013 में खान साहब को शिकस्त हुई इलेक्शंस में, तो उन्होंने, आपको याद है सब ये हिस्ट्री जो है। उसके बाद ये 2018 में जब इलेक्शंस हुए तो खान साहब को एक लाडले की सूरत में पेश किया गया और उन्हें कहा, और उन्हें वज़ीर आज़म RTS सिस्टम के ज़रिए बैठा के बनाया गया, या जो भी मामला थे वो भी आप सब जानते हैं। खैर जी, वो वज़ीर आज़म बन गए। तो खान साहब के वज़ीर आज़म बनने और पंजाब में 2018 में खान साहब की पंजाब में गवर्नमेंट आने में जहांगीर तरीन का बुनियादी किरदार था। जहांगीर तरीन ने 2018 के इलेक्शन में आज़ाद अरकान ने कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के जहाज़ भर भर के बनी गाला लेके गए, वहाँ उनको PTI के मफलर पहनाए और वहाँ से उनकी PTI में शमूलियत हुई और खान साहब उन्हीं की मनहूने मेहनत पंजाब में और वफाक में हुकूमत बना सके। उसके बाद जी हल्फ उठाने से पहले ही वज़ीर आज़म का, तो उनकी जो बेगम थी बुशरा बीबी साहिबा, उन्होंने जहांगीर तरीन के ऊपर कहा कि ये मतलब बंदा इधर मुझे नज़र ना आए, ना बनी गाला ना वज़ीर आज़म हाउस। तो खान साहब से उसके बाद जहांगीर तरीन की दूरियां पैदा होना शुरू हो गई। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मियाँ साहब को जब नाहल किया गया था पनामा में, तो इसको बैलेंस करने के लिए खान साहब को बचाया गया। हालांकि खान साहब के पास बनी गाला अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं थे, ना ही उनके ऊपर वो जो बैंक रसीद्स थी, बैंक भी पता नहीं वो कौन से रसीदें थी जो बंद भी हो चुकी हैं। लेकिन ये बैलेंसिंग एक्ट के लिए जहांगीर तरीन की कुर्बानी दी गई और खान साहब को बचाया गया कि इनको हमने वज़ीर आज़म बनाना, जो भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। बहरहाल जी, उसके बाद फिर जहांगीर तरीन को अफसोस भी हुआ और वो गोशाए तन्हाई में चले गए। वैसे खान साहब का प्लान था वज़ीर आज़म बनने के बाद कि जहांगीर तरीन को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जाए, लेकिन PTI के संजीदा रहनुमाओं ने उन्हें कहा कि अगर आप इस तरह करेंगे तो ये जो इसके आज़ाद कैंडिडेट्स जो हैं कौमी और इसकी पंजाब असम्बली के, ये तो जहांगीर तरीन के लाए हुए हैं, उस पर इनका इन्फ्लुएंस है, तो ये कहीं मतलब आपकी हुकूमत से बाहर ना आ जाए। तो इसलिए खान साहब ने उनकी बात मान के ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और अपनी हुकूमत में, अपने कारोबारी मामलात में मसरूफ़ हो गए। और अब देखेंगे 2022 में, पिछले साल जब खान साहब की हुकूमत को आईनी तरीके से नीचे मतलब आईनी तरीके से हटाया गया, तो उसके बाद जहांगीर तरीन मंजर आम पर आना शुरू हुए। और अभी भी 1-2 दिन पहले उन्होंने इसका इजलास किया है पार्टी रहनुमाओं का जो नाराज़ हैं इससे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तो उनमें इनकी ज़ेर सदारत एक इजलास भी हुआ जिसमें राजा रियाज जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, ओन चौधरी जो वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं, अजमल चीमा, इसाक खाकवानी समेत मुख्तलिफ मतलब रहनुमाओं ने शिरकत की। नुमान लंगरियाल भी जो वहाँ पर मौजूद थे, जो PTI दौर में सूबाई वज़ीर ज़राअत थे।
तो ये उन्होंने फैसला किया जी कि हम एक नई जमात बनाएंगे PTI नज़रियाती, और जो खान साहब का बयानी है, जो खान साहब ने मुल्क में अपने 4 साल दौरे हुकूमत में जो मुल्क की बर्बादी की है, जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, जो माशी हालात को इस नहज पे पहुँचाया है, ये हम इसके खिलाफ एक मतलब एक बयानिया बनाएंगे, एक पॉलिसी बनाएंगे, अपनी नई पार्टी बनाएंगे, और जो PTI के मुख्तलिफ लोग जो भी PTI में शामिल हैं उनको उनसे भी रब्ते करेंगे कि वो PTI नज़रियाती को ज्वाइन करें। तो बहरहाल जी अब देखें कि ये किस हद तक खान साहब को, ये जो नई पार्टी अगर बनती है तो किस हद तक खान साहब को ये PTI को डेंट डालती है पंजाब में और वफाक में। और जहांगीर तरीन साहब जो हैं ये जुम्मनी पंजाब के साथ साथ बलूचिस्तान में और KPK के कुछ अजला में भी इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। तो ज़ीरक सियासतदान है, विजनरी सियासतदान है, ये मामला फ़हम है, समझते हैं कि कहाँ पे किस जगह पे किसको फिट करना है। तो इसलिए अब खान साहब के लिए तो ये अलार्मिंग सूरत हाल होगी, लेकिन उसके साथ साथ शायद ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए भी वफाक और पंजाब में अलार्मिंग सूरत हाल बन सकती है अगर ये एक नज़रियाती ग्रुप PTI नज़रियाती के नाम से एक जमात बन जाती है। बाकी जी एक खबर है कि फेक न्यूज़, PTI तो फेक न्यूज़ फैलाने में, प्रोपेगेंडा करने में नंबर 1 है। PTI का जी कोई कंपैरिजन नहीं है। नून लीग का जो सोशल मीडिया है इंतहाई नालायक और निकम्मे है, इनको PTI से सीखना चाहिए। वो तो ये तो बिल्कुल भी IT का इस्तेमाल इनको नहीं आता, लेकिन PTI की जो फेक न्यूज़ है, PTI का जो प्रोपेगेंडा है, PTI इसमें नंबर 1 है जी। और एक फेक ट्वीट जो थी, जो वजाहत करनी पड़ी एक्स वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब को, कि उनसे मंसूब की गई थी एक ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा था, मिफ्ता इस्माइल और शाहज़ेब ज़्यादा की तस्वीर नाज़रीन को ये नज़र आ रही होगी इस पे वीडियो में। तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने IMF से ऐसा कोई मुआहदा नहीं किया था जिसमें महंगाई में इजाफा हो, बल्कि उसने तो आलमी महंगाई से पाकिस्तान को बचाया था, मौजूदा हुकूमत ही महंगाई की जिम्मेदार है, फलां फलां फलां। तो ये ऐसी ट्वीट थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसकी वजाहत की मिफ्ता इस्माइल ने कि ऐसी कोई ट्वीट नहीं है, मैंने ऐसे कोई बात नहीं की, ऐसा कोई बयान नहीं है। तो हाँ ये है कि इमरान खान अकेला नहीं है जिम्मेदार ये माशी हालात का, लेकिन लार्जरी वो अगर देखा जाए तो इमरान खान ही मुल्क की माशी सूरत हाल का अकेला जिम्मेदार है। तो जी ये इस तरह की वजाहतें जब आपको करनी पड़ेंगी साबिक वज़रा को PTI के प्रोपेगेंडा के ऊपर, फेक न्यूज़ के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि PTI किस तरह सोशल मीडिया को इस्तेमाल करती है। उसके बाद जी PTI ने एक वाइट पेपर भी जारी किया है जिसमें उन्होंने, जिसकी एक डॉक्यूमेंटेड उन्होंने शक्ल बनाई है, और उसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान में बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और हमारी पार्टी के खिलाफ काम किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको मजरू किया जा रहा है और हकूक़ की पामाली हो रही है। तो ये हकाइक उन्होंने बयान नहीं किए जी इस वाइट पेपर में, इन्होंने एक बयानिया बनाना चाहे और इसको इलेक्शन से नत्थी की है। फवाद चौधरी साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था, और उन्होंने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको इलेक्शन से जोड़ दिया जी। इनकी अब जहनी सतह का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रस्ट्रेशन का PTI की, कि उन्होंने इसको न्यूक्लियर वेपन्स को इलेक्शंस की डेट के साथ जोड़ दिया कि आलमी दुनिया क्या कहेगी, आलमी बरादरी क्या कहेगी कि एक एटमी मुल्क जो है वो इलेक्शंस नहीं करवा सकता, उसके पास चंद अरब रुपए नहीं है। तो ये बड़ी मज़ाका खेज बात है, कोई भी जो एक रीजनेबल संजीदा इंसान इस बात पे हंस ही सकता है और आगे इस पे क्या कमेंट करेगा। बाकी जी खान साहब वो कहते हैं कि उन्होंने खुद को हिटलर का विक्टिम डिक्लेयर कर दिया कि मौजूदा हुकूमत जो PDM की हुकूमत, वो कहते हैं ये हिटलर की हुकूमत है, इन्होंने मेरे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हैं। लेकिन हाँ साहब अगर आपको याद हो 2018 से 22 तक जो आपकी हुकूमत थी और जो आपने मुखालफिन को रगड़ा लगाया, मुखालफिन के खिलाफ झूठे सच्चे मुकदमात कायम किए, उनको जेलों की यात्रा करवाई और जेलों में जो उनकी B-C क्लास जो भी है वहाँ तक उनको फराहम नहीं की गई। और आपको याद होगा कि जब मियाँ साहब, ये खान साहब जब एज ए प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क के दौरे पर थे तो उन्होंने वहाँ से बयान जारी किया था कि मैं पाकिस्तान वापस आकर, तब गालिबन ये मानसून का सीज़न था, कि मैं नवाज शरीफ की जेल में जो सेल में AC लगा हुआ है मैं उसका AC उतरवा दूंगा। मतलब इस मतलब जहनी सतह तक आप अपने ज़ाती अनाद में, बुग्ज़ में अपने मुखालफिन के लिए गए थे, और उल्टा आप अपने PDM अपने मुखालफिन को ही कह रहे हैं कि वो हिटलर है। अभी उन्होंने हिटलर वाला काम किया कौन से खान साहब आपके साथ? आप तो अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं, और जिस तरह आप अदालतों में पेश होते हैं, जिस तरह आप ज़मान पार्क में मतलब से अदालतों में जाते हैं, ज़मान पार्क आते हैं, जिस आप दंदनाते फिर रहे हैं, कहना चाहिए, तो आपको तो अभी तक वो आपके साथ तो सलूक हुआ ही नहीं जो आपने अपने मुखालफिन के साथ किया था जी। और बाकी फिर हिटलर से याद आया गोइबल्स,
गोइबल्स था जो हिटलर का स्पोक्स पर्सन था, और गोइबल्स मुझे लगता है कि ये जो पीटीआई के रहनुमा हैं और पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, ये गोइबल्स के ही मुझे पैरोकार लगते हैं और इसी के फॉलोअर्स लगते हैं कि इनका भी यही मतलब है, सोच है, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि ये झूठ जो है वो आपको सच लगने लगे। तो पीटीआई का तो यही प्रोपेगेंडा है और यही उनका एक हथियार है उनके पास कि हम जितना झूठ बोलेंगे और मुतवातर बोलेंगे उतना ही लोगों को सच लगेगा। बाकी ये खबर है, जाते जाते आपसे ज़िम्नन बात कर ली जाए मरीम नवाज़ के जलसा के बारे में, कसूर के। नो डाउट बहुत बड़ा जलसा था और उन्होंने दिन की रोशनी में किया, खान साहब की तरह नहीं कि रात की रोशनी में करें, वो लाइटिंग से एक अलग सा उसमें थोड़ा ज़रा टच दे दें, लाइटिंग वाला टच भी, ताकि जो लोग वहाँ पे जो रोज़ हाली हैं वो लाइटिंग से हम उसको फिल कर सकें एक ख़ास एंगल के ज़रिए। लेकिन जी मरीम नवाज़ का बड़ा जलसा था और उन्होंने अपने जो नंबर 1 मुखालिफ हैं इमरान खान के ऊपर ही ज़्यादा बात की और उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। और ये मामला जो है हमारी सियासी क़यादत का जलसे जुलूसों में यही चलता है जी कि एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, लफ्ज़ी वार करते हैं और अनफॉर्चुनेटली जो अवामी फलाह बहबूद है और अवामी जो मसाइल हैं वो किसी भी फोरम पर ये डिस्कस नहीं करते। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।